Assalamu alaikum students. Okay, it's okay. Yes students, yesterday we discussed up to communication and two major challenges. इसमें हमने ये देखा था कि communication जो है ना, वो जो हमने vertical lines में देखा जिसको, वो communication थी हमारी, और बाकी उसके साथ क्या हो रहा था कि बाहर से हमने कहा कि distortion है जो इसको मैसेज को डिस्टर्ब करेगी. अब डिस्टोर्शन को हमने कहा था कि ये दो तरह से हो सकती है. एक है फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंडर एंड द अदर वन इज फ्रॉम द साइड ऑफ द रिसीवर. सेंडर जो है देखें वो उसने एक मैसेज वो नीचे को आ रहा है, एरो बना हुआ है, एक मीडियम, उसने लेटर को मीडियम के तौर पे यूज किया, और वो सेंडर से जब ये आगे जाना था मैसेज अभी, तो वो अभी मीडियम से पहले ही उसमें डिस्टोर्शन आ गई. वो आप देख सकते हैं कि सेंडर की तरफ को वो जो ग्रीन वाला ये डिस्टोर्शन को शो कर रहा है. डिस्टोर्शन हमने कहा था, डिस्टोर्शन वो होती है जिसमें मैसेज रिसीव तो हो जाता है बट इट्स नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड. ये मिस इंटरप्रेटेड हो जाता है, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप नहीं होती. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये हुआ कैसे, सॉरी सेंडर ने क्या किया, इसमें सेंडर ने मैसेज को क्लियर नहीं किया. सेंडर के क्लियर ना करने की वजह से आगे वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिसीवर डेवलप नहीं कर पाया. सेंडर ने किया क्या, किस तरह से ये क्लैरिटी प्रॉब्लम आया कि उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि जो दो दो तीन तीन या इससे भी मे भी ज़्यादा मीनिंग्स हो कुछ वर्ड्स के. आप अगर आप सिनोनिम्स देखते हैं समटाइम्स तो वो 100 से ऊपर तक सिनोनिम्स जा रहे होते हैं कुछ वर्ड्स के, बड़े बड़े सिनोनिम्स हैं. या फिर ऐसा है, एक तो हो गया सिनोनिम, एक है कि आप एक वर्ड देखते हैं उसके मीनिंग्स चेक करें तो कई दफ़ा वो मीनिंग्स 100 से ऊपर चले जाते हैं. अब सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, उसमें उसने जो वर्ड यूज़ किया, वर्ड तो उसने अपनी तरफ से एक वो जो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होना चाहिए था वही यूज़ किया, लेकिन उसके मीनिंग्स इतने थे कि आगे वो जो रिसिपेंट है वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि इनमें से कौन सा मैसेज रियल में उसने देना था. अच्छा, इसी तरह से एक तो हो गया वर्ड्स के मीनिंग्स, एक है कि मीनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन उसकी बात क्लियर नहीं थी. जैसा ये कहना कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, मैं थोड़े से लोगों से अभी मुलाकात कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं होगी. अब ये थोड़ा टाइम क्या है, थोड़े लोग क्या हैं, इनसे कुछ पता नहीं चलता. आपने कहा जी कि आज जो ना टेम्परेचर बहुत हाई चला गया है. अब वो रिसीवर आपका कहाँ का है ये देखना पड़ेगा. अगर रिसीवर आपका देखें, अगर इंग्लैंड का कोई नेटिव है, आपने कहा कि आज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर हाई हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अपने इलाके के मुताबिक समझेगा क्योंकि उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना है. फिर आपने कहा जी कि आज तो विंटर सीजन में उसको बताया कि बहुत लो चला गया, वो समझेगा माइनस में चला गया होगा, हालांकि यहाँ पे हो सकता है 1-2 पे हो कहीं. तो ये जो है ना कि इस तरह से क्लैरिटी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. दूसरी तरफ जो है ना ये डिस्टोर्शन, रिसीवर की तरफ से क्या कि मैसेज क्लियर होता है लेकिन वो खुद समझता कि शायद इस तरह ना हो. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल तो ये भी है कि मैसेज उसने रिसीव कर लिया और बाद में भूल गया. देखिए, हम ये कहते हैं कि इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होती, मेनली तो यही होता है. लेकिन समटाइम्स ये भी हो जाता है कि देखिए मैसेज अब रिसीव हो गया है, अब हम उसे नॉइज तो कह नहीं सकते, डिस्टोर्शन कुछ कर सकती है उसमें. तो डिस्टोर्शन क्या करती है, कभी मैसेज भूल जाए तो ये भी डिस्टोर्शन है. आप घर से चलने लगे, आपके पेरेंट्स ने, फादर ने, मदर ने, किसी ने कहा कि आपने जब वापस आना है तो आते हुए आपने ये चीज़ें लेके आनी है, और आप घर में जाओ वो हो मुझे मैं भूल गया. हालांकि मैसेज समझने में कोई गलती नहीं की आपने, मैसेज प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड किया, उसमें कोई ऐसी वोकैबुलरी वाली बात नहीं थी टफ हो, वो आपने रिसीव करने के बावजूद आप भूल गए, तो ये भी डिस्टोर्शन है. अच्छा, फिर ये वेवी लाइंस के बाहर नॉइज है, यहाँ से हमने छोड़ा था, मैंने कहा था नॉइज जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे फिर. तो नॉइज क्या चीज़ है, नॉइज मैसेज को या तो डिलीवर नहीं होने देता या फिर मैसेज को रिसीव नहीं होने देता. सेंडर ने मैसेज सेंड करना था, वो अब ऑडियंस आगे कोई हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि आगे जो लोग थे उन तक बात तो किसी माइक के साथ पहुंच सकती थी, माइक में आ गया कोई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की वजह से वो मैसेज प्रॉपरली आगे कन्वे नहीं कर सका, मैसेज सेंड ही नहीं हुआ. इसका मतलब उसने लेटर लिखा,
वो जो पोस्टल सर्विस थी आपकी, उसमें लोगों ने कोई स्ट्राइक की होगी या कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो मैसेज आगे गया ही नहीं कहीं, मैसेज जो है ना वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उन्होंने वो पोस्ट बॉक्सेस को ओपन ही नहीं किया, अंदर आपने लेटर जहाँ पे पोस्ट किया था वहीं पड़ा हुआ है। कोई आपने ईमेल की लेकिन नेट में प्रॉब्लम आ गया, अब ये क्या कि मैसेज वो आगे जा ही नहीं सका। एक है रिसीवर की तरफ से नॉइज, क्या है कि जब मैसेज वो रिसीव ना कर सके, इधर से डिलीवर हो गया, अब उसका कोई नेट का प्रॉब्लम आ जाए, नेट में कोई इशू आ जाए, उसकी डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे यानी डिफरेंट जो है ना, ये नॉइज जो होता है इसमें मैसेज हम रिसीव नहीं कर पाते। एक है मैसेज रिसीव कर लेना लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप ना होना या भूल जाना, वो डिस्टोर्शन है। और मैसेज डिलीवर ना होना या मैसेज रिसीव ही ना होना, ये है नॉइज। अब डिफरेंट इसमें डेफिनेशंस हैं। एक है सेंडर। The sender is the person or organization who is recognized as being the originator of the message. जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एक सिंगल पर्सन हो, इनको हम समझते हैं कि ये सेंडर है। इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन। ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि एक पर्सन ही होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी जो करेगी तो एक पर्सन ही सेंड करेगा ना उनके बिहाफ पे। Whoever reports, letters, memos, and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company. लेकिन जो रिपोर्ट लिखी जाती है या लेटर लिखा जाता है या मेमोज लिखी जाती हैं या प्रोस्पेक्टसेस होते हैं, तो इनको क्या होता है कि ये जाने तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कोई टीम होगी या पीछे पूरी कंपनी होगी, इस तरह से मैसेजेस जा रहे होते हैं। तो पीछे यानी सेंडर कौन है, कि अगर आप ये कहते हैं कि फलां कंपनी की तरफ से मुझे लेटर आ गया, तो लिखने वाला चाहे एक पर्सन हो लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, पीछे कंपनी नहीं होती, एक पर्सन लिख रहा होता है, एक बायर हो सकता है, इंडिविजुअल बायर, इस तरह से। For example, an IT help desk may share a group email address that ensures employees can access 24-hour help using the same group email address. अब ये क्या है कि देखें, एक IT हेल्प डेस्क है तो पूरे ग्रुप का एक ईमेल बना हुआ है, अब उसको यूज किया जा रहा है तो वो समझा यही जाएगा कि जैसे पूरे ग्रुप की तरफ से ही है, यूजिंग द सेम ग्रुप ईमेल एड्रेस। Another example would be the statutory audit report, which is typically signed in the name of an audit firm rather than an individual partner. और इसी तरह से जो कलेक्टिव किस्म के सेंडर्स हम देखते हैं, कॉर्पोरेट सेंडर्स हैं, वो किसी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कि स्टैट्यूटरी होती है लीगल ऑडिट रिपोर्ट, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, लीगल ऑडिट रिपोर्ट। अब ये नहीं होगा जो ये तो फलां आदमी ने लिखी है, फलां आदमी नहीं होगा, कि जिस कंपनी के बिहाफ पे उसने एक आदमी लिखा वो कंपनी ही मुराद होगी वहां पे। तो इस तरह से फिर ये कि वैसे भी इसमें सिर्फ एक आदमी साइन करने वाला तो एक हो सकता है, वरना पूरी कंपनी ने काम किया होता है। फिर है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट रिसीवर, जैसे पीछे मैंने कहा था कि सेंडर को हम इनकोडर भी कहते हैं, इसी तरह से ये जो रिसिपिएंट है इसको हम डिकोडर भी कहते हैं। Whilst it may seem obvious that the recipient represents all those who receive a message, अब रिसीव करने वाले भी जरूरी नहीं कि एक आदमी हो, रिसीव करने वाले भी ज्यादा हो सकते हैं। देखिए किसी को अब नेशन को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करे तो आगे रिसीवर्स देखने कितने हैं, वो एक जरूरी तो नहीं कि रिसीवर एक हो, बहुत सारे हो सकते हैं। All those who receive a message. The key point is that we need to consider who the recipient is to ensure we use the appropriate media, channel and style with which to communicate. अब इसमें ये याद रहे कि जिस तरह का हमारा रिसीवर है, जो उसका लेवल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक हम मीडिया, चैनल और स्टाइल यूज़ करें, लैंग्वेज उसके मुताबिक हो। देखें एक लैंग्वेज, आपके पेरेंट्स हैं रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जितने रिस्पेक्ट के वर्ड्स आप टीचर्स के लिए यूज़ करते हैं वो पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न क्या है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। तो जिस तरह का रिसीवर होता है हम उस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं। फिर देखें फादर से आपने ये कहना है कि मैं
کوئی 5-6 دن کے لیے مری جانا چاہ رہا ہوں یا 2-3 دن کے لیے مری جانا چاہ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے تو نکلنا ہی ہے نا, 2-3 دن بتا کے جانا ہے. اب کبھی فادر نے یہ نہیں کہا اچھا لکھو پھر اپلیکیشن, گھروں میں تو اپلیکیشن نہیں لکھی جاتی, لیکن یہی آپ نے کسی کمپنی میں جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کہیں گے کہ میں نے 2-3 دن کے لیے مری جانا ہے تو اس میں زبانی نہیں ہوگا. اس میں اب پھر ہم میڈیا, چینل, اسٹائل, لینگویج کون سی یوز کرنی, ساری چیزیں صحیح یوز کریں گے. Is the message being sent to an individual, team, company, bank? اچھا جی, یہ ہینڈ ریز کیا تھا پھر ڈاؤن ہو گیا یہ. Anyway, is the message being sent to an individual, team, company, bank, friend, etc.? Is the recipient a customer, client, advocate, ally, enemy, etc.? جس طرح کا آپ کا ریسیور ہے اس طرح کا آپ کا چینل, میڈیم اور اسٹائل ہوگا. Consider the answer to these questions before sending the message. It should contribute towards more effective communication. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ ایک ٹیم کو لکھ رہے ہیں یا انڈیویجول کو لکھ رہے ہیں, بینک کو لکھ رہے ہیں یا فرینڈ کو لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں, اگر یہ چیزیں ہم پہلے سے کنسیڈر کر لیں تو ہماری کمیونیکیشن زیادہ افیکٹو ہوگی. کیوں کہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں, یوزنگ این اپروپریٹ ٹون. وہ ٹون پھر اس کے مطابق ہوگی. گیٹنگ دا گریٹنگ رائٹ اینڈ کنسیڈرنگ دا نیڈس آف آل دا میسج اسٹیک ہولڈرز. اور وہ جو گریٹنگز وغیرہ لکھنی ہوتی وہ ہماری صحیح ہوں گی. کیوں صحیح ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب ہم کسی اپنے فرینڈ کو لکھتے ہیں تو گریٹنگز میں انفارمل ہوتے ہیں, لیکن یہی جب ہم کسی فارمل کانٹیکس میں لکھتے ہیں تو گریٹنگز ہماری فارمل ہو جاتی ہیں, کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہے میڈیم. میڈیم کیا ہے, think of medium being the message itself rather than how it is sent, which is the channel. See below. اب دو چیزیں ہیں اس میں, ایک ہے میڈیم, ایک ہے چینل. اس کو سمپلی آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ جو چیز ریسیور آپ کا ریسیو کرتا ہے دیٹس کولڈ اے میڈیم, اور جس روٹ سے ہو کے وہ میڈیم جائے گا اس کو ہم کہیں گے چینل. یہ کیسے ہے کہ اوپر دیکھیں سیکنڈ پیراگراف ہے, ایگزامپلز آف کمیونیکیشن میڈیا انکلوڈ لیٹرز, میموز, ای میلز, رپورٹس, پریزنٹیشنز اینڈ فون کالز. یہ دیکھیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے ایک لیٹر ریسیو کیا, میں نے ای میل ریسیو کی, ایک رپورٹ ریسیو کی, ایک فون کال ریسیو کی. تو جو کچھ آپ ریسیو کرتے ہیں دیٹ بیکمز یور میڈیم. چینل کیا ہے, دا کمیونیکیشن چینل از دا روٹ بائی وچ دا میسج از ٹرانسمیٹڈ فرام دا سینڈر ٹو دا ریسیپینٹ. سینڈر سے ریسیپینٹ تک میسج جس روٹ سے ہو کے جاتا ہے وہ میڈیم, لیٹر, رپورٹ وغیرہ جس روٹ سے ہو کے گئے اسے ہم کہتے ہیں چینل. If we take a letter, the medium, as an example, this could be transmitted as follows. تو ہم جب یہ کہتے ہیں ہم نے لیٹر ریسیو کیا, وہ لیٹر کس چینل سے ہم نے ریسیو کیا, اس میں دیکھیں فرسٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشنز. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹر جو ہے ٹیلی کمیونیکیشنز کے تھرو آپ ریسیو کریں. کیسے, the letter could be read out on a telephone call. آپ گھر سے دور تھے کہیں, جیسے ابھی مری کی بات میں, مری چلے گئے تو پیچھے گھر والوں نے فون کیا تھا کہ آپ کا ایک کالج کی طرف سے لیٹر آیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کیا لکھا لیٹر میں, ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں. تو لیٹر آپ نے ریسیو کر لیا, لیکن کس چینل کے ساتھ, چینل تھا آپ کا ٹیلی کمیونیکیشنز. پھر ہے انٹرنیٹ. دا لیٹر کوڈ بی ای میلڈ. لیٹر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی لیٹر آیا, کس طرح آیا, ای میل کر دیا آپ کو کسی نے. ای میل کے تھرو ضرورت نہیں لیٹر جو وہ پوسٹ مین لے کے آئے گا تو پھر لیٹر ہے, یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ بھی ای میل کر دیا. پوسٹ کیا ہے, دا لیٹر کوڈ بی پرنٹڈ اینڈ دین سینٹ ان دا پوسٹ. پوسٹ کا کسی نے وہ پرنٹ آؤٹ لے کے پوسٹ کر دیا آپ کو, یہ بھی لیٹر ٹائپ. لیٹر تو آپ تک آ گیا لیکن روٹ بھی یہاں پہ چینج ہوا, وہ ہے پوسٹ. یہ جو یعنی ڈاک کا جو نظام ہے, ڈاک. نوٹس بورڈ, دا لیٹر کوڈ بی پرنٹڈ دین posted on a staff notice board by the coffee machine. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لیٹر ہے اس کو پرنٹ کر کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آئی کیپ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا اور کالج نے کیا کیا, اسے
नोटिस बोर्ड पे आपने लगा दिया। ये बाय द कॉफ़ी मशीन क्या चीज़ है? ये है नियर द कॉफ़ी मशीन। उसके साथ बाय ये नहीं कि कॉफ़ी मशीन ने वो लेटर लगा के देना है कहीं पे, तो बाय इस सेंस में है कि उसके पास, उसके करीब जो नोटिस बोर्ड है उस पर लेटर लगा दिया। उसके बाद है नॉइज़। यहाँ पता चलेगा कि नॉइज़ क्या चीज़ है। Noise is any kind of interference that damages the actual message that is being sent. अब ये डैमेज क्या करना होता है? डैमेज होने में ये है कि या तो डिलीवर नहीं होगा या रिसीव नहीं हो सकेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल, अ हैवी स्टॉर्म मे मीन दैट फोन कनेक्शन इज वीकेंड। हो सकता है कि तूफान ऐसा आ जाए जिसकी वजह से फोन कनेक्शन सिग्नल प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं हो जाता है, तो वो वीक हो जाए सिग्नल्स, and keeps breaking up so only part of the spoken words can be heard by the recipient. और हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आप सुन लें, कुछ मिस हो जाएं, कुछ सुना है कुछ रह गया। Another example might be when watching a television program and the picture breaks up every time the electronic garage door is activated due to electromagnetic noise. टीवी प्रोग्राम्स, आप कहते हैं टीवी, कई दफ़ा आपने देखा, कहते हैं वो टीवी का जहाँ पे होता है, पुरानी बातें हैं जब ये एंटेना लगाया जाता था, तो उसके पास कहते थे कि वो जी बिजली की तार करीब से गुजर रही, उसकी वजह से ना वो हमारे वो पिक्चर सही नहीं आती। इसको आप इस बात को समझना हो तो यूँ है कि जैसे ये फ़ोन है ना आपका, इसको अगर आप माइक्रोफोन के पास करें तो वो आप देखते हैं कि आवाज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक गराज डोर इज़ एक्टिवेटेड। होता ये है कि आप टीवी देख रहे हैं और आपने ना गेट जो है आपका वो उसे आप बटन लगा हुआ है जिसके साथ आपने वहीं से ओपन करना, वो चूंकि वहां से करंट जब पास करता है वो पास से गुजरा, उसकी वजह से पिक्चर ब्रेक होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। इसको नॉइज समझा जाएगा क्योंकि नॉइज जो है ना, बेसिकली तो हम नॉइज लैंग्वेज में तो इस चीज़ को कहते हैं शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन शोर से होता क्या है कि बात पूरी नहीं सुन पाते, तो जो मैसेज हम रिसीव नहीं कर सकेंगे, कोई भी ऐसी फोर्स जो मैसेज रिसीव नहीं होने दे रही, उसको हम नॉइज ही समझते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉइज। वन, physical noise. Physical noise is something external to the speaker and listener that makes it difficult to hear what is being said. अच्छा, ये फिजिकल नॉइज वो है जिसमें ना तो सेंडर का कसूर है, ना रिसीवर का कसूर है। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो शोर बन के इसको मैसेज को पहुंचने नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है, वो पता नहीं किस चीज़ की सजा मिली होती है खाना खाने वालों को, तो वो जो होता है ना ऐसा शोर, वो एक फिजिकल नॉइज है। फिर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, और वेरी ब्राइट और डिम लाइटिंग, या लाइट बहुत कम हो, ये चीज़ें प्रॉब्लम बन जाती हैं। देखिए, खुशबू को बहुत तेज़ लगा दी, उसकी वजह से प्रॉब्लम। किसी के ये कि कोई आदमी मैसेज दे रहा है, उसके मुंह की स्मेल है, या वो सर में से स्मेल आ रही है, कपड़ों में से आ रही है, पसीने, सिगरेट की स्मेल आ रही है। अब ये चीज़ें सब फिजिकल नॉइज हैं, ये मैसेज रिसीव नहीं करने देती। आप इसी टेंशन पड़े रहते हैं कि स्मेल से जान कब छूटेगी। उसके बाद है फिजिकल नॉइज के बाद साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज रिफर्स टू इनर्ट क्वालिटीज। इनर्ट मतलब स्लगिश, सुस्त, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव क्वालिटीज हैं, यानी कोई एक्टिवली आपको कोई चीजें ऐसी बाहर नजर नहीं आती, लेकिन ये क्या है, माइंड के अंदर कहीं चल रही होती हैं। दैट इम्पैक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर्स, कि हम किस तरह दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह उनकी बातों को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और अ वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड, प्रीऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, बैटलिंग विद प्रेजुडिस। ये चीज़ें जो है ना, ये सारा साइकोलॉजिकल नॉइज है। साइकोलॉजिकल नॉइज से मुराद ये होती है कि आप माइंड के अंदर कुछ चीज़ें सोचते जा रहे हैं। अब उन सोचने में क्या है, जैसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप सुन रहे थे बात, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन वो ख़त्म होगी। इसे हम कहते हैं कि ये ना कुछ हमारे अटेंशन स्पैन्स भी होते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अटेंशन स्पैन से ये मुराद होती है कि हर आदमी का अटेंशन स्पैन एक जैसा नहीं है।
एक आदमी 1 घंटे का लेक्चर बहुत सुकून से सुन सकता है, दूसरा जो होता है वो सिर्फ कहता है कि मैं यार 1 घंटा मुश्किल है, मैं 45 मिनट्स तक तो इजीली सुन लूंगा। तीसरा कहता है कि मैं तो सिर्फ हाफ एन आवर तक, किसी का 20 मिनट्स है, किसी का। ये सिंपली आप यूँ समझें कि जैसे आप देखते हैं घरों में कि घर में आप अपने बहन भाइयों को देखें ज़रा, किसी का टेम्परामेंट होता है कि वो टिक के बैठ के पढ़ता रहता है, वो 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेता है, और आपकी मेजोरिटी वो है जो 10-15 मिनट के बाद जिसकी बस हुई होती है। घर वाले कह रहे होते हैं खैर तो है, क्या मसला है, तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाया तो फिर आ गए हो। वो नहीं, मैं जो असल में मैं भूख सी लगी हुई थी ज़रा। वो कहते हो अभी तो खाना खा गए हो। नहीं, मैं ना बस वो पानी पीना था ज़रा, बस पता नहीं वो क्या, बैठने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो ये जो है ना कि हर आदमी का अपना अपना है इसमें कि कितनी देर के लिए वो अपने माइंड को एक जगह पे रख सकता है। तो ये जो वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड है, माइंड कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस वजह से क्या सुनेंगे, मुश्किल हो जाएगा किसी का मैसेज रिसीव करना। प्रीऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, माइंड के अंदर पहले से की बात चलती आ रही है, पहले से क्या चल रही होती है। यूँ समझें कि एग्जाम है, कल पेपर है, और आपका कोई दोस्त जो है वो कहता है वो आगे ना जनाब वो फलां जो हमारे अजीज की शादी आ रही है उसमें हमने जाना है, तो किस तरह के कपड़े तुमने खरीदने हैं। अब आप उसकी बात पे कोई आपकी तवज्जो नहीं जा रही, क्यों, आपका पेपर है। आप उस वजह से पेपर जो है ना माइंड पे छाया हुआ, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। फिर बैटलिंग विद प्रेजुडिस, एक तासुब होता है, प्रेजुडिस है, बायस है, कि स्पीकर जो सामने है वो स्पीकर आपको पसंद नहीं, कि ये स्पीकर जो देखो किस तरह के कपड़े पहना है, वो स्पीकर देखो जी कि ये किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है। ये स्पीकर जो है ना इसको तो सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं करनी चाहिए थी, सब्जेक्ट मैटर ही कुछ नहीं है। ये प्रेजुडिस है सारा, कि जिसमें आपको स्पीकर है या वो सब्जेक्ट मैटर है या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जो वहाँ पे जहाँ पे आप मौजूद हैं वो चीज़ें वहाँ पे, चेयर्स पसंद नहीं आ रही, वो कभी फर्नीचर जो कोई आइटम फर्नीचर की वो पसंद नहीं है, या कारपेट वहाँ पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रॉब्लम्स बनती रहती हैं कि आप माइंड के अंदर बायस होते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ कोई तासुब चल रहा होता है। फिर है फिजियोलॉजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर था, अब है बाकी बॉडी। Physiological noise describes the interference to either the sender or recipient from any physiological issue that interferes with communication. Physiological issues में आपके health issues हैं, यानी माइंड के अलावा पूरी बॉडी इसमें शामिल है। अब क्या है, एग्जाम्पल्स माइट इंक्लूड अ माइग्रेन। अब या तो इसमें आपका जो है ना ये आधे सर का दर्द आप कह देते हैं, बहरहाल कोई भी हेडेक हो वो प्रॉब्लम बन सकता है। हंगर है, हंगर भूख लगी हो, एपिटाइट। फटीग है, कुछ थकावट और मेडिकेशन, या फिर आपने कोई मेडिसिन ऐसी खाई है कि जिसकी वजह से गनूदगी तारी हो जाती है, वो बार बार बात समझना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि मेडिकेशन ही हो, समटाइम्स आप थक जाते हैं, कोई मेहमान आए होते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं और आपकी आंखें बंद हो रही थी, सर गिर रहा होता है नीचे बार बार, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह से ना ये ऐसी चीज़ें भी आपको मैसेज रिसीव नहीं करने देती। फिर है सिमेंटिक नॉइज। Semantic noise describes the lack of a shared meaning in communication which arises from using terminology and jargon. सिमेंटिक जो होता है, सिमेंटिक्स जिसे कहते हैं, ये मीनिंग्स की एक साइंस है कि हम मीनिंग्स किस तरह से वर्ड्स के लेते हैं। अब किसी आदमी ने आपको सामने को मैसेज दिया, कोई बात की, लेकिन सिमेंटिक नॉइज वहाँ पे काम क्या कर रहा होता है कि आप वो लैंग्वेज को जानते ही नहीं, मीनिंग क्या निकालेंगे, या फिर वर्ड्स इतने टफ यूज कर रहा है वो कि आप जानते नहीं उन्हें, या फिर किसी एक फील्ड का जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी है जिसे हम जार्गन कहते हैं, प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज हो रही हो। देखो डॉक्टर्स जैसे टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं, बीमारियों के नाम बता रहे हो, तो वो अब बड़े वो टफ वर्ड्स होते हैं आपके लिए, आपको समझ नहीं आती। तो इसकी वजह से भी सिमेंटिक नॉइज होगा। और एक हमने, मेरा ख्याल है कि आपको पहले मैंने बताया था कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होती है, वो भी ज़रा चेक कर लें कि उसमें क्या होता है। कोड मिक्सिंग और एक है कोड स्विचिंग। कोड जो है ना, जैसे आप जानते हैं कि हमने इनकोडिंग की बात की थी। इनकोडिंग में क्या था कि हम जो भी हमारे माइंड में मैसेज होता है उसको इनकोड करते हैं, उसे हम कोई शेप देते हैं।
تو यहाँ पे हम बात वर्ड्स की कर रहे हैं कि जो वर्ड्स हम यूज करेंगे वो कोड्स कभी हम उनको मिक्स कर रहे होते हैं, कभी हम कोड से स्विच कर जाते हैं। अच्छा, मिक्स कैसे करते हैं कि एक लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज में आपने दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं ये तो हमारी रूटीन है कि मैं अब कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड आता जा रहा है। तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड, अब ये कि कोड मिक्सिंग हो रही, बोल उर्दू रहे हैं लेकिन अंदर इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करते जा रहे हैं, ये क्या है? कोड मिक्सिंग। अच्छा, ये कोड मिक्सिंग जो ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लिए ये नॉइज बने, सिमेंटिक नॉइज बने, लेकिन सिमेंटिक नॉइज बन सकती है। बन सकना क्यों है कि रूटीन में तो हम इंग्लिश के जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे अब कॉमनली हमारी लैंग्वेज में ये ऐड हो चुके हैं, इसे हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक है कि जो आदमी नहीं जानता, अब आप लोग तो चूंकि जानते हैं, आपके सामने मैं यही वर्ड सेंटेंस ऐड, ये देखें इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। लेकिन यही अगर हम किसी आदमी से, ऐसे आदमी से बात करें हु इज नॉट फेमिलियर विद इंग्लिश, उस सूरत में क्या होगा? उसके लिए तो ये बहुत बड़ा नॉइज बन जाना है, कोड मिक्सिंग। तो कोड मिक्सिंग एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करना। और कोड स्विचिंग क्या है? इसमें आप एक लैंग्वेज को एक जगह पे स्विच करके दूसरी पे जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं आपसे बात करता हूँ, बात करते करते मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल फ्रॉम मी, नो इट्स योर टर्न टू पुट क्वेश्चंस। हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। या देखिए, पहले भी उर्दू चल रही थी, बाद में भी उर्दू आ गई, लेकिन सेंटर में क्या हुआ? कोड स्विचिंग, हम दूसरी लैंग्वेज पे चले गए। तो ये सिमेंटिक नॉइज बन भी सकती, नहीं भी बन सकती। बन सकती क्यों है? कि जो आदमी इस लैंग्वेज को नहीं जानता उसके लिए तो नॉइज है, जो जानता है उसके लिए कोई नॉइज नहीं है, उसके लिए तो रूटीन की बातें हैं, ही कैन क्वाइट इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इस तरह से नहीं, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग ये भी सिमेंटिक नॉइज में आ सकते हैं। तो सिमेंटिक नॉइज हमने कहा वो है जिसमें वर्ड्स, सेंटेंसेस ऐसे जो दूसरी लैंग्वेज से या सेम लैंग्वेज हो लेकिन टफ वर्ड यूज कर दिया। तो जहां भी कोई वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जिनके मीनिंग्स आप ना जानते हो, they would create semantic noise. This exists when words themselves are not mutually understood. दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते, sender और receiver, and can often arise in technical areas such as discussions with lawyers. लॉयर के साथ बात करें तो वो अपने उधर लॉयर्स वाली जो ना अंदर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा होता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, डॉक्टर्स, वो मेडिसिन फील्ड की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अकाउंटेंट्स हैं, वो भी अपने अकाउंट्स वाली कोई लैंग्वेज यूज कर देंगे, वर्ड्स यूज करेंगे। एंड साइंटिस्ट अमंग्स अदर्स, और हैं तो और भी, पर के इनमें से कुछ लोग जो इसने बता दिए कि इनकी वजह से, ऐसी बातों की वजह से सिमेंटिक नॉइज हो सकता है। अच्छा जी, अब कोई एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि एक आदमी ने लेटर पोस्ट किया, लेटर उसने अपनी तरफ से सेंड कर दिया। हुआ क्या आगे कि वो जो पोस्टमैन था उसने वो डाक भी ले ली, वहां से रिसीव कर लिया, और उसने जाके, आपने देखा होगा जिस तरह ये न्यूज़पेपर्स वगैरह भी या गेट के नीचे से या गेट के ऊपर से फेंकते हैं, इसी तरह से उसने कोई लेटर फेंका। वो लेटर जो था आपके बना हुआ था कुछ शेड, उस शेड पे चला गया लेटर, और वो समझ रहा था पोस्टमैन कि मैंने डिलीवर कर दिया, वो डिलीवर करके चला गया, लेटर आपको रिसीव नहीं हुआ। तो ये डिस्टोर्शन है या नॉइज है? यस, फर्स्ट मुबीन। यस अस्सलाम मुबीन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये नॉइज़ होगी। नॉइज होगा, कैसे पता चला कि ये जी नॉइज है? सर। सर देखें उस तक लेटर पहुंचा ही नहीं है। जी, वेरी गुड, ठीक हो गया। चलें, आपकी इतनी बात मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये हैंड सारे डाउन हो गए भाई। इतना टफ मैंने तो अभी पूछा ही नहीं क्वेश्चन, आपने टफ पहले समझ लिया इसको। टफ तो नहीं था ये। फिर वो पुराने वाले किधर हैं स्टूडेंट्स? ये जैन है।
یہ ذرا آپ جٹش انگلش میں اس سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا زین بیٹا آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ نوائز اس نے بتایا یہ واقعی نوائز ہے یا ڈسٹورشن ہے؟ سر نوائز ہی ہے. نوائز ہے. اچھا نوائز کی کون سی ٹائپ ہے یہ؟ سر یہ فزیکل ہے سر. فزیکل نوائز ہے. اچھا یس سر. چل ٹھیک. یس احمد رضا یہ کون سا نوائز ہے؟ فزیکل ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. چلیں زین کی بات ٹھیک ہے کہ فزیکل نوائز ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی میسج آپ کو سینڈ کرتا ہے. سینڈ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے آپ کو نا اشارہ کیا کہ پیچھے جانے کا. ٹھیک ہے نا, پیچھے جانے کا اشارہ کیا لیکن آپ وہ اشارہ نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے, یہ کون سا نوائز ہے؟ کیا اشارہ کیا تھا؟ میں اس سمجھ نے لگی مجھے. پیچھے آپ کو یہ نا اشارہ کر دیا کہ آپ پیچھے, جیسچر یہ دیا کہ آپ پیچھے چلے جائیں. یہ نوائز تو نہیں ہے. جی نوائز نہیں ہے یہ. نہیں. اچھا یہ کیا ہے پھر؟ جی توسل کدھر ہے؟ توسل السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی توسل سر یہ سائیکولوجیکل نائز ہو. سائیکولوجیکل, اس میں یس سائیکالوجی کیسے انوالو ہوگی؟ کیا سائیکالوجی کیا ہے اس میں؟ سر وہ اس نے دیکھ نہیں سکا, وہ باڈی کی وجہ سے نہیں تو سائیکولوجیکل کیسے بنا پھر اگر باڈی کی وجہ سے؟ وہ یہی ہوتی ہے جو باڈی کی کسی وجہ سے ہم میسج ریسیو نہیں کر پاتے. چلیں تو اس کی آئیز جو ہیں وہ کسی اور طرف ہوں گی تو اس نے یہ میسج نہیں دیکھ پایا. مائنڈ کہیں اور تھا اس یا کا آئیز تھی؟ دونوں ہی چیزیں ہی. دونوں کیسے ہوں گی؟ چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسد السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا خیال ہے فزیکل نوائز ہوگا. فزیکل نوائز ہوگا. یس سر. فزیکل نوائز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس میں نہ سینڈر کا قصور ہوتا ہے نہ ریسیور کا ہوتا ہے. اس میں تو ریسیور کا قصور ہے. سر وہ فزیکلی نہیں نا دیکھ پایا اس کے اشارے کو. نہیں وہ دیکھ تو نہیں پایا لیکن قصور تو اسی کا ہی ہوا نا کہ اس کو میسج دیا جا رہا تھا اس نے دیکھا ہی نہیں. یس سر. اچھا اور کون بتائے گا؟ سر یہ ڈسٹورشن ہوگا. ڈسٹورشن ہوگا. نہیں ڈسٹورشن میں ہم نے یس ڈسٹورشن سر. اور نوائز کو ذرا ڈسٹنکٹ کریں, ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں آپ دونوں کو؟ سر نوائز وہ ہے کہ جس میں نہ سینڈر کی کوئی غلطی ہے نہ ریسیور کی, لیکن سینڈر نے تو صحیح طرح سینڈ کر دیا لیکن ریسیور نے ریسیو نہیں کیا, اس نہیں میں یہ اس کی سینڈر, غلطی ہے. یہ نوائز کی ڈیفینیشن بیٹا کہ تو یہ کلیئر نہیں ہے, یہ اور پوچھ لیتے ہیں. یہ اور سر میرے میں سوال سمجھ لگی تھی اب لگی ہے. اور یہ نا سائیکالوجی اور فزیکل دونوں ہی ہیں. نہیں پہلے آپ مجھے نا تھوڑا سا ایک منٹ آپ سے نا میں یہ ابھی پوچھتا ہوں, مبین سے میں یہ پوچھ لوں کہ یہ نوائز اور ڈسٹورشن کا ڈفرنس اگر بتا دیں. یس مبین. سر نوائز جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ سینڈر سینڈ کر دیتا ہے مگر ریسیور ریسیو نہیں کر پاتا. اچھا اور ڈسٹورشن میں ہے کہ وہ نوائز میں تو آ جاتا ہے کہ اس تک میسج پہنچتا نہیں ہے کسی بھی میڈیم یا چینل سے, چاہے ڈلیور اور نہ ہو سکے یا ریسیو نہ ہو سکے, دونوں صورتیں ریسیو نہ ہو سکے. جی سر. ٹھیک ہے. اور ڈسٹورشن میں ہے کہ سینڈر نے سینڈ تو کر دیا جی مگر جو ریسیور ہے وہ صحیح طرح اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا. اچھا اور اگر سینڈر اپنی بات صحیح طرح کلیئر نہیں کر پا رہا کہ کیسے میں اس کو اپنا میسیج ٹھیک ہے. سینڈ کروں.
अच्छा, अब सपोज एक सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया उसे, उसमें एक वर्ड ऐसा था जो वर्ड का मीनिंग रिसीवर नहीं जानता, ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे कि ये नॉइज़ है या डिस्टॉर्शन है? ये सर नॉइज़ है। कौन सा नॉइज़ है ये सर आ जाता है सिमेंटिक नॉइज़। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब मैं ज़रा बाकी से पूछ लेता हूँ। ये अब्दुर्रहमान, इधर का अब्दुर्रहमान गायब हो गया नहीं है। ये सर, अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। यस, सर, ये सर साइकोलॉजिकल है ये। साइकोलॉजिकल, ये जो अभी वो क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था कि किसी ने आपको दूर जाने का इशारा किया, ऐसी बात हुई थी ना? हाँ जी, तो वो आपने देखा नहीं, ठीक है, जी तो ये कौन सा नॉइज़ है? सर, ये साइकोलॉजिकल है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, जी सर। यूँ समझें कि चलें इसको ऐसे कर लेते हैं कि उसने दूर जाने का इशारा किया और आपने ये समझा कि ये करीब आने का इशारा है, ये कौन सा फिर नॉइज़ है? सर ये डिस्टॉर्शन होगी, हमने मिस इंटरप्रेट किया उसको। मिस इंटरप्रेट किया। ये जी सर। ये मुबीन भी कुछ इस पे बताना चाह रहे, इससे पूछ लें। ये मुबीन, जी सर, ये डिस्टॉर्शन होगी। डिस्टॉर्शन होगी, जी सर। यानी अब ये जो उसका दूर जाने का इशारा था, इसमें जी सर। प्रॉब्लम आपकी तरफ से हुआ है या सेंडर की तरफ से हुआ है? सर रिसीवर की तरफ से हुआ ये रिसीवर प्रॉब्लम। की तरफ से। ये किस वजह से हुआ? सर उसने कह लें कि अच्छी तरह इशारा समझा नहीं। समझा नहीं उसने, ठीक हो जी गया। सर। अब ये नॉइज़ कौन सा है? सॉरी, ये डिस्टॉर्शन हो गई, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, ये तो होगी डिस्टॉर्शन। वजह ये थी कि आपने उस इशारे को इंटरप्रेट किया, क्योंकि आपने इंटरप्रेट तो सर। कर लिया ना। जब इंटरप्रेट कर लेते हैं लेकिन गलत कर जाएं तो ये डिस्टॉर्शन नहीं है, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब यूँ है कि एक ऐसा उसने जेस्चर दिया सेंडर ने कि जिसको आप समझ नहीं सके बिल्कुल, ये नॉइज़ होगा? यस सर, ये नॉइज़ होगा। ये नॉइज़ होगा। ये कौन सा नॉइज़ होगा अगर आप कोई जेस्चर ना समझ सके? सिमेंटिक नॉइज़। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन था असल में जहाँ से बात चली थी हमारी, कि एक्चुअली Thank जब you, sir. आप किसी वर्ड के मीनिंग को नहीं समझते, हमने पीछे पढ़ा था ना, आपको याद होगा, हमने कहा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन भी है और एनालॉजिक भी है। डिजिटल जब हम कहते हैं वो तो डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, डिफाइंड मीनिंग्स। अब डिफाइंड मीनिंग्स किस चीज़ के थे? हमने दो चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। हमने कहा था वर्ड्स के भी होते हैं और एक्शंस के भी होते हैं, जिसमें ये जेस्चर्स वगैरह बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। इसके जो डिफाइंड मीनिंग्स हैं वो डिजिटल में है। अब डिफाइंड मीनिंग्स में अब मीनिंग की बात जो होती है, मीनिंग सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं है, मीनिंग्स आपके एक्शंस के साथ भी हैं। अब वो जो उसने एक जेस्चर दिया, वो जेस्चर को आप सही इंटरप्रेट क्यों नहीं कर सके कि आपको पता ही नहीं कि ये है क्या। एक है कि आप मिस इंटरप्रेट कर दें, एक है आपको पता ही नहीं कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसी सूरत में ये नॉइज़ बनेगा। और ये जितने भी जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें हैं, ये सारी सिमेंटिक नॉइज़ में ही आनी है। सिमेंटिक में सिर्फ वर्ड्स को नहीं समझना आपने। वेल डन। चलिए, ये सिमेंटिक नॉइज़ में हमने इसको डाल दिया। और अगर कहीं पे एक आदमी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो, बहुत सर्दी लग रही है, वो उसके हाथ पाँव कांप रहे हैं और उससे कोई बात कर रहा है, उसको बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसकी अपनी पड़ी हुई है, वो इस वजह से अब वो मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा, ये कौन सा नॉइज़ होगा? सर ये फिजिकल नॉइज़ होगा। फिजिकल नॉइज़। वेरी गुड। आप पहले क्यों छुपे रहे हैं? आपने कभी मेरा हल क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं कभी, ये पहले भी दिया कभी? सर पहले दिया मगर बहुत कम, आपके लेक्चर में। बोलते नहीं मेरे लेक्चर में? जी सर। अच्छा, घर वालों ने समझाया होगा कि बड़ों के आगे बोलते नहीं है ना? नहीं सर, जो जहाँ से कोई मसला वगैरह हो वो फिर पूछ लेना था वैसे। वेरी गुड। आप क्या एफएससी है पहले? नहीं सर, आईकॉम आईकॉम। कहाँ से? सुपीरियर कॉलेज से सर। अच्छा, खुशी हुई वैसे कि आपने अच्छा, माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप। थैंक यू सर। वेलकम जी। चलिए,
अच्छा जी, ये डिस्टोर्शन की बात हम कर चुके हैं, ये वही चीज़ें ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर से भी देख लेते हैं, फिर यहीं पे हमने इसको कंक्लूड कर देना लेक्चर को, आगे फिर हम बाद में देखेंगे. Distortion and noise are often confused and referred to interchangeably as they both result in the same outcome, i.e. the message not being fully understood by the recipient. और चूंकि प्रॉब्लम तो यही होना ना कि जो मैसेज सेंडर देना चाह रहा था वो रिसीवर को नहीं पता चला कि वो क्या है, वो चाहे गलत समझ ले या कुछ भी ना समझे, बात तो यही हुई कि सही जो सेंडर जो कुछ कहना चाह रहा था वो नहीं समझ में आया. इस वजह से क्या था कि लोग इनको ना आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, डिस्टोर्शन नॉइज को एक ही समझ बैठते हैं. However, whereas noise damages the message that is actually transmitted, noise में तो मैसेज डैमेज हो जाता है कि यानी वो पहुंचा ही नहीं मैसेज, मीनिंग दैट ओनली एन इनकम्प्लीट मैसेज इज रिसीव्ड. अब ये जरूरी नहीं है, ये तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होगा कि आपका जो मैसेज होगा ना इनकम्प्लीट रिसीव होगा. इनकम्प्लीट से ये मुराद होती है कि आप जैसे अभी मेरी बात सुन रहे हैं ना, अब घर में क्या है कि उधर से बेल हो गई किसी ने, वो बेल की आवाज़ इतनी साउंड होती है जिसकी वजह से आप मेरा मैसेज थोड़ा सा उसमें से मिस कर जाएंगे. ये तो है कि आपने कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट मैसेज रिसीव किया, ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है. लेकिन समटाइम्स जैसे हमने अभी देखा ना कि लेटर जो मैंने कहा वो शेड पे रह गया, और इसके साथ साथ कभी आपका जो ना कि वो नेट का पैकेज ही नहीं है, उधर से मैसेज आ गया आप रिसीव नहीं कर पाए, तो इनकम्प्लीट नहीं, कई दफ़ा ये कम्प्लीटली भी आप मिस कर जाते हैं. फिर डिस्टोर्शन रिफर्स टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कंप्लीट मैसेज. और डिस्टोर्शन इसको कहते हैं कि जहाँ पे आपने कंप्लीट मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया. यहाँ भी ऐसी चीज़ है कि हो सकता है बाकी चीज़ें आप बिल्कुल सही समझ रहे हों, अंदर कुछ कोई एक दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनको आप मिस इंटरप्रेट कर गए. बहरहाल उनकी वजह से हो सकता है पूरा मैसेज आप मिस इंटरप्रेट कर दें, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारा मैसेज आपका बिल्कुल क्लियर हो, एक आध चीज़ रह जाए. तो इसलिए इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट मैसेज की हो, इसमें भी हो सकता है कि कुछ इनकम्प्लीट जो है ना कि अंदर कुछ चीज़ों को आपने मिसअंडरस्टैंड किया हो. अ कॉमन एग्जांपल वुड बी, अब हाँ सॉरी एक बात और बता दूं डिस्टोर्शन में, कि हमने ये भी कहा डिस्टोर्शन में कि मैसेज रिसीव कर लिया लेकिन भूल गए, समझ भी आ गई. अब देखें घर वालों ने कहा कि आपने तीन चार चीज़ें बताई कि आपने शाम को लेके आनी, आप तीन ले आए एक भूल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंप्लीट मैसेज की तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हुई है, ये तो पार्शली हुई है. ये a common example would be the use of humor in messages which in the absence of visual signals and body language can often be misinterpreted. एक एग्जांपल इसने ये दी है कि जब आप किसी को मजाक करते हैं ना, तो चूंकि आप अगर वहां पे बॉडी लैंग्वेज ना हो, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपको मेरी बहुत सारी बातों का ये नहीं पता चलेगा कि मैंने मजाक में कही है या सीरियस होकर कही है. क्यों कि इस वक्त मेरी पिक्चर आपके सामने नहीं है. तो जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, विजुअल साइंस नहीं होंगे, मजाक हो सकता है उसको आप मिस इंटरप्रेट कर दें. मैं मजाक में भी बात करूँ और आप ये समझें कि बहुत गुस्से में हमें ये बात कही है. देखे ना किसी ऐसे ही कोई बात एग्जांपल कोई दे दी मजाक में, आप समझे यार ये मजाक जो है ना मजाक नहीं है, ये मुझे ना कोई फलां आदमी के साथ मुझे मैच करने की कोशिश की या फलां चीज़ के साथ मुझे मैच किया, तो ये मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, मेरी तो इंसल्ट हुई है. तो ये जहाँ पे ह्यूमर होगा, लेकिन ये कि आप देखें ना बात तो आपने सुन ली लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत हो गई. Another example might be when a recipient interprets the message as having been a sharing of information. अब हो सकता है कि एक सेंडर जो है वो तो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, whereas the sender intended the message to trigger an action. हाँ, रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने मैसेज को समझा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे सेंडर जबकि ये चाह रहा था कि ये काम मेरे लिए करे. आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किसी दोस्त ने जब आपसे कहा कि मैं फी पे करनी थी यार, वो कल लास्ट डेट है और पेरेंट्स मेरे गए हुए हैं, उन्होंने तो अभी 5-6 दिन के बाद आना है, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है जी, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए. अब वो आपसे चाह रहा है कि आप उसकी कोई हेल्प कर दें उस वक्त, ताकि उसका जो है ना वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. लेकिन आप क्या समझे हैं, अब वर्ड्स तो आपने पूरे समझे लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये डिस्टॉर्शन हो गई. ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू मंडे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.